दोस्तों नमस्कार। यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स आप सबको पता है कि 12 अक्टूबर की डेट रखी हुई है आयोग ने। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एक बच्चों के साथ कुछ चीज़ें साझा करनी चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल हो सकती हैं। एक मेरा ये प्रयास है कि जो बाकी अभी आपके पास लगभग 60 दिन है, दिन तो ऐसे ज़्यादा है लेकिन चलो रक्षाबंधन है तो मैं मानता हूँ कि 60 डेज़ हैं। और इन 60 डेज़ में आपको क्या ऐसा करना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप कम से कम जो प्रीलिम्स है अपना, उसमें अपने आप को इस तरह से देख सकते हो कि हाँ भाई, हम इन 60 डेज़ में अपने प्रीलिम्स में क्या अभी भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम प्रीलिम्स को क्वालिफाइड कर लें। यानी नियर अबाउट 130 मार्क्स आपको लाने चाहिए। मेरा मानना है कम से कम प्रैक्टिकल इतने नंबर तो लेकर मानिए कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो पहली बार किसी पीसीएस को जा रहे हैं फेस करने, यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम को। और साथ ही साथ बहुत समझदार बच्चे होते हैं जो उत्तर प्रदेश में आयोग में यहाँ पर पेपर दे रहे होते हैं, तो उनको भी बहुत सारी बातें ऑलरेडी मालूम हुए। लेकिन फिर भी चलो, हमारा एक प्रयास है कि कम से कम अगर कुछ बातें उनकी रह रही हैं तो यहाँ से वो ज़रूर इससे सीख सकें। ठीक है। तो बात पहले होती है कि भाई आप सबसे पहले तो एग्ज़ाम को देख लो कि एक जीएस पेपर 1 होता है और एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी सी सेट की तरह होता है जो आप यूपीएससी में देते हैं। जीएस आपका 200 नंबर का होता है, उसी पे मेरिट बनती है, और बाकी सी सेट वाला वही पैटर्न है जो आपको सुनने में आता है या करने में आता है यूपीएससी के साथ। ठीक है। अब वहाँ पर आपको नियर अबाउट लगभग मैं बोल रहा हूँ 130 मार्क्स आप कम से कम मान के चलो कि आपको लेकर आने हैं, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड हो जाए। तो 130 नंबर आपको लाने चाहिए। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि किन बातों का ध्यान रखिए या कौन सा ऐसा मामला है जिसको आपको बहुत सीरियसली लेना है अभी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा अभी रक्षाबंधन के टाइम इस तरह से अपने दिमाग को एक बार सेट कर लो कि 60 दिनों का क्या प्लान होना चाहिए और उनमें किस तरह से हमें प्रायोरिटीज़ क्रिएट करनी है अपनी। और जो बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इनसे भी आपको हेल्प हो सकती है, यानी आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई 60 डेज़ में और कैसे इसको अच्छा करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है। पहले तो जैसे स्टडी प्लान के लिए बात करते हैं, सभी लोगों को मालूम है कि यार ये प्रैक्टिकली नहीं होता कि जो हम बनाते हैं हो जाता है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आपको डिमांड है वो तो करना पड़ेगा। अब वो आपकी इच्छा पे अगर है कि हम पढ़ें कि ना पढ़ें तो फिर तो आप सीरियस कैंडिडेट ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। आप तैयारी भी कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि क्यों कर रहे हो, क्योंकि यार ईमानदारी इसी बात पे है कि अगर जो चीज़ रिक्वायर्ड है, अगर वो आपकी मन की इच्छा पे है कि आज मन है तो करेंगे। तो ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, खासकर आयोग द्वारा बनाए गए जो एग्ज़ाम पेपर होते हैं वहाँ पर ये सब नहीं चलता है। तो आप पहले तो आप देख लो कि भैया क्या क्या चीज़ें आपको पता है, कि नंबर ऑफ आवर्स आप कितने दिन में दे पाते हो, वर्किंग हो नॉट वर्किंग हो, या आप कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप अपने कितने आवर्स आपके हैं जिनको आप वहाँ पर अपने आप को टाइम दे सकते हो। तो अगर आपको घंटे ही नहीं पता है तो फिर कैसे काम चल पाएगा, कैसे आप स्ट्रेटजी बनाओगे कि 4 घंटा ज्योग्राफी में करना है या 10 घंटे की ज्योग्राफी में टोटल करनी है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि अपना टाइम देख लो, जिस टाइम को आप मानते हो कि अप्रोप्रिएट है, फ्री हो आप, है ना, कोई बर्डन नहीं है उस टाइम पे, आपको कोई एक्स्ट्रा तनाव नहीं लेने हैं, घर में सब्जी लानी है, पढ़ना भी है, ऐसा कुछ नहीं। वो टाइम आपका एकदम फिक्स होना चाहिए। और आप देख लो कि वो दिन में टाइम मिलता है, रात में मिलता है, दोपहर को मिलता है। तो जो रियलिस्टिक टाइम है आप अपने हिसाब से लिख लो अपनी डायरी पे। वो ज़रूरी है क्योंकि इनपुट कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए, जो टाइम एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है उसमें। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होता है कि भाई उनका कुछ सब्जेक्ट वीक होता है। कुछ साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ ह्यूमनिटीज़ के होते हैं, कुछ कह सकते हैं कि हम कॉमर्स के होते हैं। किसी का हो सकता है ज्योग्राफी अच्छा हो, किसी का पॉलिटी अच्छा हो, किसी का हो सकता है साइंस अच्छा हो। आप देख लीजिए, क्योंकि आयोग में हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, इस पीसीएस में ज्योग्राफी के भी आते हैं, पॉलिटी के भी आते हैं, साइंस के भी आते हैं, करंट अफेयर्स भी आता है। तो आप पहले इस चीज़ को देखो कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको आते हैं। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में जिनसे ज़्यादा आते हैं, दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक तो आपका फोकस किन पे है, यानी कौन से सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है, और एग्ज़ाम में कैसे स्ट्रांग सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ये आप एक बार लिस्टिंग कर लीजिए। मैं वीडियो बना दूंगा इसमें आपको कि किस तरह से एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एक बार क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए वो बाद में देख लेंगे। और भैया जो आप बात बनाओ उसको रोज़ बदलो मत। अब 60 दिन तो कम से कम टिके रहो। अभी मान लो जो आपने किया होगा पास्ट में अच्छा ही किया होगा, बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में, मैं समझ सकता हूँ। बट आपको फिर भी यार अगर एग्ज़ाम देना है तो एट द एंड तो बात वही होगी कि जो कर गया वही कर गया। आप चैलेंजेस से करके जाओ चाहे हंसते हुए करके जाओ, एग्ज़ाम को इससे कोई मतलब नहीं। पेपर में क्वेश्चंस आपको करने होंगे, अगर आपने पढ़े हो तो हो जाएंगे। तो अब कम से कम आप इस बात को तय कर लो कि यार अगले 60 दिन तक बिना किसी के सोचे हुए, बिना कुछ कहे हुए, हमें कुछ टाइम तो ऐसा है जो अपने इस एग्ज़ाम को देना है, अगर आप सीरियसली देना चाहते हो तो। नहीं तो लाखों लोग भरते हैं, आपको पता ही उसमें से कितने सीरियस होते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं स्टडी मटेरियल। मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम बचा है उसमें हर तरह का बच्चा शामिल होगा जो हो सकता है मेरा वीडियो देख रहा हो, मुझे नहीं पता
कौन बच्चे देख रहे हैं, बट मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे होंगे जो यूपीएससी वाले बच्चे होंगे। अब जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं वो एनसीईआरटी को हो सकता है उन्होंने फोकस किया हो। तो यार अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है, खासकर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ ली है आपने, इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ ली है आपने, साइंस की एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है ना, तो यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे जो पीसीएस में भी हेल्प कर जाएंगे। लेकिन अब इसके साथ आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका होता है पिछले आए हुए क्वेश्चन पेपर आप लगा लो जो एनसीईआरटी को ही पढ़ पाएँ, क्योंकि 60 डेज में अब ना आप नई एनसीईआरटी को कर सकते हो ना नया कंटेंट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, ऐड ऑन करना है कि आप क्या करो, सिर्फ अपने पीवाईक्यूज़ को ऐड कर लो। किसी भी बुक से आप कर सकते हो, चाहे घटना चक्र से करो चाहे कहीं से भी करो। पिछले 10 साल की पीवाईक्यू को प्रॉपर गो थ्रू करो और उनके कॉन्सेप्ट भी देख लो कि क्वेश्चन कहाँ से बने हैं, उनके पीछे थ्योरिकल कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ बच्चों ने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होंगी, तो भाई आपने अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है, लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है, नितिन सिंघानिया पढ़ रखा है, संजीव वर्मा पढ़ रखा है, इस तरह की अगर आप शंकर आईएएस पढ़ रखा है, देन आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ पीवाईक्यू देख लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आयोग भी इसी के बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है अगर आपने अच्छे से स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है। लूसेंट में इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो वनडे एग्जाम से आए होते हैं और वो भी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। तो भाई आपको क्या करना है, पीवाईक्यू के साथ आपको लूसेंट पढ़ लेना है। यानी आप इसके साथ बस पीवाईक्यू आप कर लीजिए और लूसेंट कर लीजिए। अभी आप इतना ही कर पाओगे, क्योंकि बाकी के 60 दिन में आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, तो उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने लूसेंट पढ़ा हुआ है, तो आप क्या करो, लूसेंट को अच्छे से पढ़ो, साथ में पीवाईक्यूज पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो। बस आप इतना ट्राई करो कि आप अच्छे से कर लो रिवीजन करके। होपफुली हो सकता है उससे से आपका काम हो जाए, क्योंकि लूसेंट में काफ़ी कुछ कंटेंट दिया रहता है। ठीक है, पीवाईक्यूज तो मैं आपसे डिस्कस ही कर रहा हूँ लगातार। करंट अफेयर में यार जिन लोगों ने द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, यूपीएससी में आपको पता है ये बहुत ही बड़ा वेटेज है मेंस पेपर में, तो स्टेट पीसीएस में भी अब उसी तरह का पैटर्न खासकर यूपी में फॉलो करते हैं। तो अगर आप लगातार अच्छे से पढ़ते रहो तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी। लेकिन फैक्चुअल डेटा आता है कई बार। तो घटना सार और घटना चक्र 2 मैगजीन है जो हर बच्चे को पता होगा जो आयोग की तैयारी करता है उत्तर प्रदेश में। इनमें से किसी एक को आप परचेज कर लो। आपने जो पीछे पढ़ा है ठीक है, मान लो कि कोई बच्चे का क्वेश्चन है सर हमने नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, आप भी एक कोई परचेज कर लो और उसको कम से कम 3 बार रिवीजन करो। बच्चे क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि जब एग्जाम का 1 हफ्ता बचता है 10 दिन, तो करंट अफेयर रिवाइज कर ले। एक बार तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो कन्फ्यूजन में आधे गलत कर दोगे। तो आप 3 बार, अभी आपके पास 60 डेज है, नहीं घटना चक्र के पेपर आए तो आप घटना सार ले लो, कोई भी एक मैगजीन ले लो, क्योंकि बहुत सारा कॉपी डेटा सेम होता है। तो आप उसको एटलीस्ट 3 बार पढ़ के जाओ ताकि गलत ना हो पाए। आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया मानते हैं, लेकिन उससे एग्जाम नहीं निकलता, उसमें क्वेश्चन आपसे कन्फ्यूजन में गलत हो जाते हैं। ये रियलिस्टिक बात है, आप अप्रोच को समझिए इस चीज़ को। तो आप अभी से ले लो और 60 डेज में कम से कम 3 बार रिवीजन कर डालो जो भी मैगजीन लेना है फिलहाल जो अवेलेबल हो मार्केट में। ऑनलाइन रिसोर्सेज में बस आप एक चीज़ करो, ज़्यादा अगर आपने समय नहीं दिया है, आप अगर मान लो किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी अच्छी बात है। आपको बस पीवाईक्यू के लिए जाना चाहिए। मेरा मानना है कि जो आपके क्वेश्चंस आंसर कराए जाते हैं, खासकर ये 60 डेज में जो पीवाईक्यू डिस्कशन चलेंगे या मान लो एमसीक्यू डिस्कशन चलेंगे, पीवाईक्यू डिस्कशन कह सकते हैं या एमसीक्यू डिस्कशन आपके कह सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। चाहे वो हिस्ट्री की बात हो चाहे ज्योग्राफी, क्योंकि होता क्या, आप रियल टाइम पे बैठ के टीचर के साथ सही गलत से देख रहे होते हो और आपको अपना आंसर जब चेक करते हो तो पता भी चलता है कि गलती कहाँ हुई। तो वो आपको एक रिदम लेकर आता है एमसीक्यू प्रैक्टिस की। कई बार आपके एमसीक्यू हो सकते हैं आपने उस तरह से ना सोचे हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट के बारे में टीचर या एक्सपीरियंस लोग आपके लिए एमसीक्यू दे रहे होते हैं। ठीक है, अब मेरा एक यहाँ पर रहेगा कि मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम 60 डेज पीसीएस के बच्चों के साथ पूरी ईमानदारी से काम कर सकूं और उनको फ्री में जो भी वीडियोस वगैरह हैं कंटेंट है दे सकूं आप लोगों को, ताकि मेरे एंड से जो हो सकेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत हेल्प मिली अपनी तैयारी पर, तो मैं ट्राई करूंगा कि जो मेरे से पॉसिबल होगा ज़रूर आपको फ्री में अवेलेबल कराऊंगा। फिर है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। प्रैक्टिस एंड रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, आपने बार बार पिछले साल के पेपर और कुछ मॉक टेस्ट नहीं लगाए, तो दिक्कत ये आएगी कि जैसे कई बच्चों को ऐसा होता है कि घर पे आके करते हैं तो वो सही जाता है, एग्जाम हॉल पे जब बैठते हैं तो कहते हैं सर हमसे वहाँ पर तो लग रहा था कि गलत हो गया, घर पे आए तो सही हो गया। वो सिर्फ प्रैक्टिस का अभाव है। आपकी आदत ही नहीं है कि आपका ब्रेन 3 घंटा एक्टिवली काम कर पाए या 2 घंटा एक्टिवली काम कर पाए वहाँ पर। आपकी ब्रेन की आदत ही नहीं 2 घंटे बैठने की। वो क्या करता है, जितनी देर शुरू में एनर्जी है उतनी देर में तो सही से अब मतलब देख लेता है, बाद में क्या करता है वो थक चुका होता है। ये आएगा कैसे, सिर्फ अभ्यास से आएगा, इसका कोई तरीका ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे जितना अच्छे से तैयार कर लो, जब तक आपने अपने आप को 2 घंटे में इतना कंफर्ट नहीं कर लिया कि आपको 2 घंटे बहुत ईजी लग रहे हैं, यार ये तो आसान नहीं से कर सकता हूँ, वो अभ्यास जो होता है ना, वो आपको जब एग्जाम में आप जाओगे तो वो आपको रियलिस्टिक पिक्चर देगा। भाई अगर मान लो आप क्रिकेट के मैदान में बहुत अच्छा खेल समझते हो,
क्रिकेट की बहुत अच्छी समझ रखते हो, लेकिन अगर आपने मैचों के पहले अभ्यास नहीं किया है तो रन बनाने में जहाँ 40 रन बनाओगे इतना थक चुके होगे ना कि गिर पड़ोगे, दौड़ ही नहीं पाओगे, भले आपके अंदर इच्छा शक्ति बहुत हो। क्योंकि ये अभ्यास की चीज़ होती है, तो सेम आपके ब्रेन के अभ्यास की चीज़ है। आपकी इच्छा शक्ति अच्छी हो सकती है, नॉलेज अच्छा हो सकता है, लेकिन उससे काम नहीं होता। एग्जाम को एक तरीका होता है पास करने का, उसके लिए जरूरी है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो रिवीजन एंड आपको प्रैक्टिस दोनों से एकदम चिपक के रहना है, मतलब उतनी टाइम पे आपको पेपर लगाने हैं। मॉक टेस्ट आपके जो भी कोचिंग्स में अवेलेबल हो आप देख लीजिएगा, मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं फ्री में आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, सब फ्री में रखूंगा क्योंकि बच्चे हैं, जितना अभी फ्री में उनको दे सकते हैं अपन देते हैं। रिवाइज करते रहिए आप उनको रेगुलरली, उसमें ज़्यादा आप सोचिए मत, उसको जितना हो सके आप रेगुलरली रिवाइज करिए, वो पॉइंट सेम है। फिर इसके बाद देखो एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि भाई ये कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, कि भाई हर बच्चा जो है उस चीज़ को समझता है कि भाई उसकी वीकनेस क्या है। यार आप लोगों को एक बात तो ये बताइए, पता ही होगा ना कि सर मेरा ये बैकग्राउंड इसलिए कमजोरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पहले तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए। जो सब्जेक्ट आपके तैयार हैं उनको आप कम से कम और अच्छा कर लीजिए, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। दूसरा, जहां पर आपको एकदम नहीं आता, मान लो किसी बच्चे को इकोनॉमी में एकदम नहीं आता या करंट अफेयर नहीं आता, यार आपको कम से कम बेसिक इकोनॉमी पढ़ के जानी चाहिए। बेसिक इकोनॉमी इसलिए क्योंकि मान लो उन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया कि लकड़ा वाली समिति कहाँ से किससे रिलेटेड है, या उन्होंने पूछ लिया कि भाई रेपो रेट क्या होता है, या उन्होंने पूछ लिया सीआरआर क्या होता है, या उन्होंने पूछ लिया कि भाई भारत में जो सेंसेक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब एकदम बेसिक बेसिक पूछ सकते हैं आपसे, किसी कमेटी की बात पूछ सकते हैं। अब एकदम बेसिक अगर आपको नहीं पता है, दो तीन क्वेश्चन आए जो सब सही कर रहे हो आप नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, आप पीछे हो जाओगे, फिर आपकी ये स्ट्रेंथ कमजोर कर जाएगी आपको। तो सिलेबस पूरा पढ़ा होना चाहिए, रूल नंबर वन यही होता है। वहां पर जो आपका अच्छा पोर्शन है वहां पर आप ज़्यादा क्वेश्चन करके आइए, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है जो सब सही कर रहे हैं कम से कम आप भी सही करके आइए। तो वीकनेस वाले काम पे क्या करना है, आपको थोड़ा मिनिमम, कम से कम जो बेयर मिनिमम है उतना तो तैयार करके रखना ही है। क्योंकि यार क्वेश्चन हर सेक्शन से आते हैं और आपको कई बार ज़रूरत पड़ सकती है सिंपल क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो। ठीक है, अब टाइम का तो मैं बता ही चुका हूँ कि भाई अब रियलिस्टिक हो जाइए। इस एज में आकर अगर आप आयोग में अधिकारी बनना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, प्रमोट होकर आईएएस आईपीएस बनना है, तो यार अब तो मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं कि टाइम को समझ लीजिए कि जो बचा टाइम उसको कैसे अप्लाई करना है प्रायोरिटी वाइज, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। इरेलीवेंट टॉपिक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों की, मैं बता देता हूँ। इरेलीवेंट टॉपिक का मतलब ये होता है कि वो जो उनको पसंद होता है वो पढ़ते हैं, अभी एग्जाम के पहले वो तो नहीं पढ़े होते हैं। मान लो उन्होंने क्या किया, अब अचानक से स्पेक्ट्रम उठा ली, अब उनको एनर्जी तो है ही बॉडी में क्योंकि एग्जाम का टारगेट पता है 60 डेज। अरे यार स्पेक्ट्रम का टाइम जब था तब तो पढ़ा नहीं, अब स्पेक्ट्रम पढ़ भी लोगे तो उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे तो मज़ा तो आ रहा होगा पढ़ने में लेकिन एग्जाम नहीं निकल पाएगा। तो आपको ये बात समझना है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, थोड़े से रियलिस्टिक रहना है, और इस बात को मानना है कि आपका फिलहाल टारगेट है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, बाकी ज्ञान जो है आप बाद में ले लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, जो मैंने कुछ बातें बताई कि पीवाईक्यूज हैं या लिमिटेड बुक्स आपको बताई, आप फिलहाल उन पे काम करिए, अपने प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, रिवीजन ज़्यादा करिए, इस पे फोकस करिए, करंट अफेयर तैयार करिए, रेदर देन आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, एज ए एजुकेटर मतलब आपको इस बात को इसलिए थोड़ा सा हार्शली बोल रहा हूँ कि आप इस बात पे अपने आप को कुछ समझाइए नहीं कि यार बुक अच्छी लगे तो पढ़ लें, ठीक है ना, वो नुकसान कर जाएगा। मोटिवेटेड एंड फोकस का एक स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ कि भाई कैसे मोटिवेटेड रहिए। आप ट्राई करो कि कम से कम आप ऐसे 2 या 3 दोस्तों से रोज़ बात करो जो तैयारी को लेकर सीरियस हो। आपको उनकी सीरियसनेस देखकर ही समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ पर कितनी ज़रूरत है पढ़ने की। दूसरा, कुछ ना कुछ तो आपने सोचा ही होगा यार इस एग्ज़ाम में जाने से पहले, ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली घर वालों ने कह दिया और आपने तैयारी चालू कर दी। तो आप उस बेसिक्स को कभी ना कभी दिमाग में रिवाइज करते रहो कि यार चांसेस हैं आपके पास, बार बार जॉब का चांस नहीं होता, बहुत सारे लोगों के अलग तरह के चैलेंजेस हैं, फैमिलीज से रिलेटेड पर्सनल चैलेंजेस हैं, मौका बार बार नहीं होता है। और ये एग्ज़ाम ऐसे हैं कि आप कभी भी कंफर्ट नहीं हो सकते हो जब तक आपका लास्ट स्टेज तक ना जाए। पीसीएस का इंटरव्यू वगैरह का मेरे को है जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो वहाँ पर ये चैलेंजेस आपको बना के रखने हैं, मतलब दूर करके रखने हैं, ऐसा नहीं रखना है कि यार नहीं एग्ज़ाम ही देना है। तो यार वो स्थिति तक मत सोचो, पहले तो ये सोचो कि भाई प्रीलिम्स से निकालना है, फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस निकालना है, इंटरव्यू, मतलब आप अपने आप को हर दिन सीरियस कैंडिडेट मानो, और वो आपको एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कई बार ज़्यादा हो जाता है, पैटर्न बहुत चेंजिंग वाला रहता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो इन बातों को थोड़ा सा अपने स्टडी प्लान में आप लोग ध्यान रखिए। मतलब ये वीडियो हो सकता है इतना ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि टाइम लग गया है, बट कुछ बातें ज़रूरी थी जो आपके साथ डिस्कस करना था। चलिए आगे बात कर लेंगे। बाकी आपको ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगा कि 60 दिनों में आप लोगों के लिए कितना हेल्प कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ कंटेंट वगैरह अवेलेबल कराता रहूँगा। आप चाहो तो इस टेलीग्राम चैनल से मेरे से जुड़ भी सकते हो, और मैं आपको ट्राई करूँगा कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं सारे सब्जेक्ट्स के, जो मेरे को लगता है कि मेरे पास जो समय है उससे ज़रूर अपलोड करता रहूँगा।
बाकी चीज़ों के लिए आपसे यहाँ पर कनेक्ट करता रहूँगा। बाकी कोई अगर आप लोगों को जैसी रिक्वायरमेंट, कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे लिख सकते हो, जिससे हम कम से कम उस पर वीडियो बनाएंगे या ध्यान रखेंगे कि कुछ चीज़ें आपको हेल्प कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।